ध्यान देना बच्चों, आगे आगे मूव करने से पहले आपको मैं फिर से रिकैप करवाना चाह रहा हूँ शिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो शिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है बार बार मैं यूज करने वाला हूँ, तो फिर से याद रखना कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ शिल्डिंग है, तो ध्यान देना कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बच्चों लोग? ऑर्बिटल में जाता है, ठीक। ऑर्बिटल का टाइप क्या क्या था बच्चों लोग? आपके पास एस ऑर्बिटल था, आपके पास एस ऑर्बिटल था, आपके पास क्या है? पी ऑर्बिटल है, ठीक है। आपके पास क्या था? डी ऑर्बिटल था, और क्या बचा लोग? आपके पास एफ ऑर्बिटल है। तो सारे का सिंपल शेप आपको समझाया हुआ था आपको। जो एस ऑर्बिटल होता है, क्या होता है? इसका शेप स्फेरिकल होता है, ठीक। आपका पी ऑर्बिटल का शेप कैसा बोला था? ये डंबल की तरह होता है, इस तरीके से। ये होता है आपका पी। आपका डी ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों लोग? डबल डंबल, इससे। और भी होता है, मतलब आपको बेस्ट मैं सिंपल से समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, कि इस तरह का शेप का कुछ कुछ पॉसिबल है, ठीक है। एफ क्या होगा? एफ का फिगर बनाना 2D में पॉसिबल नहीं, एफ का फिगर बनाना 2D में पॉसिबल नहीं, इसलिए उसका फिगर आप लोग देखना बुक्स में भी नहीं दिया रहता है। तो चलो, पॉइंट मेरा है कि जो एस ऑर्बिटल है अपने सेंटर को इनक्लोज करता है फुल्ली, इसका सेंटर को फुल्ली इनक्लोज करता है एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल हल्का सा डिफ्यूज होता है, मतलब हल्का सा सेंटर को ओपनिंग देता है। डी ऑर्बिटल में ज्यादा ओपनिंग मिलता है। तो जितना ज्यादा हम मूव कर रहे हो एस से पी, पी से डी में, तो आपका सेंटर जो है, सेंटर उतना ज्यादा ओपन होता जा रहा है। इस ओपनिंग प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज करना। तो जैसे से आप एस से पी, पी से डी मूव कर रहे हो, आपका जो ऑर्बिटल है डिफ्यूज हो रहा है। क्या? और चलो, डिफ्यूज हो रहा है। और एफ ऑर्बिटल और डिफ्यूज होगा, एफ ऑर्बिटल एच और ज्यादा डिफ्यूज होगा। आपका क्या होगा? और ज्यादा डिफ्यूज होगा, ठीक। ये रहेगा सिस्टम। अब ध्यान देना, इसका इसका हम लोग इम्पैक्ट क्या पढ़े थे। अगर मान लेते हैं कि एस में तुम, अगर मान लेते हैं कि एस में तुम इलेक्ट्रॉन डालता है, एस में तुम इलेक्ट्रॉन डालेगा, एस का इलेक्ट्रॉन के कारण, उसके कारण एक प्रोटॉन भी जाएगा सेंटर में। तो लास्ट क्लास में क्या सीखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के अगर बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन होगा बाहर में, तो प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा, और दोनों फोर्स क्या होता है? बैलेंस कर जाता है। दोनों फोर्स बैलेंस कर जाता है। तो हम लोग क्या बोले थे कि एस का जो इलेक्ट्रॉन है, एस का इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग परफेक्ट होता है, यानी एस का इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर देगा। यानी बाहर का जो क्लाउड होगा, बाहर के क्लाउड को जो जो प्रोटॉन एस के इलेक्ट्रॉन के कारण सिस्टम में इन किया है, उसका फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बाहर के इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अब ऐसा बोल रहा हूँ कि एस इलेक्ट्रॉन हैव परफेक्ट शिल्डिंग, हैव परफेक्ट शिल्डिंग। परफेक्ट शिल्डिंग का मतलब समझ में आना चाहिए चलो, कि यहाँ बोलना हम क्या चाह रहे हैं कि एस के इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रोटॉन गया सिस्टम में, न्यूक्लियस में, उस प्रोटॉन को ज्यादा नहीं, जैसे यहाँ पे एस का एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही प्रोटॉन को बैलेंस कर पाएगा। आप बोलोगे यहाँ 5 प्रोटॉन डाल देंगे तो क्या होगा? तो नहीं बैलेंस कर पाएगा। तो एस का इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन को बैलेंस कर देता है, यानी उसके कारण, यानी जो सिस्टम है, सिस्टम अपने, ये सिस्टम मिलकर बाहर के किसी चार्ज को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर बात करते हैं पी में, तो पी का इलेक्ट्रॉन और पी का जो प्रोटॉन है, वो उसमें नियरली कैंसिल करता है, मतलब ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बाहर का जो क्लाउड होगा उसमें दोनों का फोर्स नियरली कैंसिल करता है। तो परफेक्ट कैंसिल नहीं करेगा, नियरली कैंसिल करेगा, मान के भी चल रहे हैं, ठीक है। ये सारा हम लोग क्या है, बहुत बेसिक तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा हम डीप नहीं घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो ही बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है, तो बुक्स में लिखा हो। अभी आपको उसको फील करना है। केमिस्ट्री एक फील है। केमिस्ट्री को मैथ्स और फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री को फील लेके पढ़ना है। तब चीजों को आप फील करना स्टार्ट कर दोगे तो केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि पी का जो प्रोटॉन है या पी का इलेक्ट्रॉन है, वो नियरली बैलेंस कर लेता है, ठीक है। या ऐसा होता है ना कि इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं देखा है केमिस्ट्री में, पी ऑर्बिटल के कारण कोई इफेक्ट नहीं केमिस्ट्री में, तो इसको हम लोग इसको बांटते हैं कि चलो ये नियरली बैलेंस करेगा, इसको हटाओ, इसको अपना सोचना नहीं है हम लोग को, ठीक। बात करते हैं डी में, तो डी से अपना काम स्टार्ट होगा। आपको अब यहाँ समझना है, मेन मुद्दा है डी पे, मेन मुद्दा अपना डी पे है। डी पे क्या होता है कि डी का जो इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण प्रोटॉन जाएगा सिस्टम में। तो जितना डी में इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा सिस्टम में। अब जो सिस्टम बनता है, सिस्टम क्या होता है कि बाहर में अगर कोई क्लाउड होगा ना, बाहर में अगर कोई क्लाउड होगा, उस क्लाउड को प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट क्लाउड पे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से बड़ा होता है। यानी
डी का जो इलेक्ट्रॉन है अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता है। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्शन फोर्स से बड़ा होता है, यानी नेट क्या होगा, जो आउटर मोस्ट क्लाउड है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो नेट क्या फिल करेगा, तो नेट अट्रैक्शन फिल करेगा। नेट क्या होगा, अट्रैक्शन फिल करेगा, नेट फिल करेगा अट्रैक्शन। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एफ ऑर्बिटल का। एफ में भी क्या होगा, तो एफ का तो फिगर हम नहीं बना पा रहे, तो हम बता क्या रहे हैं कि एफ में भी वही होगा। एफ में भी वही होगा कि एफ में जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स से ज्यादा बड़ा हो जाता है। यानी हम ऐसा इसको बोलते हैं कि डी और एफ का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका सिबलिंग पुअर होता है, उसका सिबलिंग पुअर होता है, नहीं अपने प्रोटॉन को बैलेंस नहीं कर पाता है। उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि डी का इलेक्ट्रॉन हैव पुअर सिबलिंग, डी इलेक्ट्रॉन हैव पुअर क्या, पुअर सिबलिंग। ठीक, सिमिलरली क्या होगा, आपका जो एफ इलेक्ट्रॉन है, एफ इलेक्ट्रॉन का होता है और ज्यादा पुअर होता है, इसको बोलते हैं वेरी पुअर। एफ इलेक्ट्रॉन हैव वेरी पुअर शिल्डिंग, वेरी पुअर शिल्डिंग। ठीक, ये वेरी पुअर क्या होगा, इसका शिल्डिंग होगा, शिल्डिंग वेरी पुअर होगा। ठीक है बच्चों लोग, ये रहेगा बेसिक, इसको हमेशा सेट रखना। ठीक, अब ध्यान देना इसका एप्लीकेशन हर जगह होगा। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब भी बात करेंगे तो 50% टाइम इसी का हम बात करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो लॉजिक होगा नहीं से डिराइव हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसलिए इस पे हम इतना इंफेसिस दे रहे हैं, इसको आपको दिमाग में सेट रखना है। एक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं, क्योंकि जहां भी जाएंगे इस वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। मतलब डी ब्लॉक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन काउंट पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, तो इसका यूज हमेशा रहेगा, इसका यूज हमेशा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। तो आप लोग जानते होंगे तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी बार बार खुद को रिपीट करता है। ठीक है, जो एक इंटरवल के बाद क्या होगा, खुद को रिपीट करेगा, यानी उसमें एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें आप एक ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे साइज के बारे में, सबसे पहला हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साइज के बारे में। ठीक, ध्यान देना साइज के बारे में जो है, तब ध्यान दोगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि साइज ऑफ एटम किसको बोला गया बच्चे लोग। ठीक है, तो बोला गया कि एटम स्फेरिकल साइज मानते हैं, एटम का अपने एक रेडियस होगा, उस रेडियस को बोला गया साइज। तो जब भी हम साइज का बात करते हैं किसी भी एटम का, तो मेरा रेफरेंस होता है उसका रेडियस, मेरा मतलब होता है उसका रेडियस। ठीक है, अब चैलेंज क्या है ना, अब चैलेंज क्या समझे यहाँ पे कि एटम, हम बोल तो दिए कि रेडियस निकालना है मेरे को। ठीक है, जब भी बात करेंगे साइज ऑफ एटम का, उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या होना चाहिए, तो रेडियस होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा बात समझ, पहला पॉइंट क्या है ना कि किसी भी एटम का रेडियस मेजर करना इम्पॉसिबल चीज है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, यानी किसी भी एटम को हम आइसोलेट कर दें, अकेला एटम है, उसका रेडियस को मेजर करना इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल क्यों होता है, तो ध्यान देना, पहला रीजन समझ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है क्लाउड के फॉर्म होता है। हम लोग मानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है स्फेरिकल से, ऐसे थोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लाउड के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जिग जैग कुछ भी ऐसा क्लाउड के फॉर्म पॉसिबल है। ठीक, अब पॉइंट आता है क्लाउड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो किसको आप रेडियस मानोगे, आप आर इसको मानोगे कि आर इसको मानोगे कि आर इसको मानोगे कि आर इसको मानोगे, ये डायलेमा आ जाएगा हम लोग के पास। तो किसको हम आर बोले, किसको आर बोले, हर जगह एक नया आर आपको दिख रहा है। तो पहला चैलेंज ये होता है कि क्लाउड के फॉर्म में तो आप आर को बता नहीं सकते हो। तो क्या बोला गया कि ये किसी भी आइसोलेटेड एटम का रेडियस को मेजर करना इम्पॉसिबल चीज है। क्यों, पहला रीजन ये बता दिया। सेकेंड रीजन क्या होता है, आप लोग पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे आप एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग जो दिया था, वो क्या बोला था कि डेल्टा पी, यानी डेल्टा पी मतलब मोमेंटम में चेंज या मोमेंटम मेजरमेंट में एरर इनटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यानी इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका पोजीशन, देखो जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो, जब भी कोई आप मेजरमेंट करते हो, तो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। यहाँ पे ये एरर है, तो डेल्टा पी एरर किस में है, एरर है मोमेंटम में, किस में चलो है, एरर है मोमेंटम में। और डेल्टा एस किसका एरर है,
तो एरर है पोजीशन में, किसमें बचा है, ये भी एक एरर है, क्या है, पोजीशन में। बोला गया दोनों के एरर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा h/4 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि आप अगर मान लेते हो कि आपका पोजीशन, ध्यान दे, अगर आप बोल रहे हो कि क्लाउड आपका स्फेरिकली घूम रहा है, सिंपल सा बात समझ आता है। यहाँ पे बोला क्या गया कि डेल्टा पी टू डेल्टा एक्स का जो प्रोडक्ट है वो h/4 से बड़ा होगा। और h/4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है। और आपको नहीं पता है h क्या होता है और 4 क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, h प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट समझ कि h/4 क्या है, एक नंबर है, एक नंबर है, बस एक नंबर है आपके लिए, ठीक। अब h/4 एक नंबर है, कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब अगर अगर आप बोलते हो कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है, अगर आप क्लेम करते हो कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि एटम स्फेरिकल है, इसका मतलब क्या है, आप किसी का शेप पर क्लेम करोगे स्फेरिकल, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इसी पाथ में घूम रहा है। अगर आप जूम कर रहे हो कि आपका शेप कैसा बचा, स्फेरिकल है, इसका मतलब आप क्लेम कर रहे हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन इसी पाथ में रोटेट घूम रहा है। यानी आपको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हर पॉइंट पता था, यानी आपका इलेक्ट्रॉन हर पॉइंट पे आपको पता था, तभी तो बोल रहे हो कि स्फेरिकल शेप का होगा। यानी आपको हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता है। यानी अगर ऐसा बोलते हो तो स्फेरिकल ऑर्बिट बोलने का मतलब क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हमेशा पता है। इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अगर एरर, हम बोले एरर कितना होगा, पोजीशन में एरर का बात करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, एरर क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपको तो हर पॉइंट पे पोजीशन पता ही है ना, तभी तो बोले कि स्फेरिकल शेप का है। अगर पोजीशन में एरर जीरो हो जाएगा तो आपको पता है कि मोमेंटम में इनटू पोजीशन का एरर का प्रोडक्ट क्या है, h/4 से बड़ा होगा। h/4 से बड़ा होगा तो h/4 पे एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम डेल्टा पी का एरर निकालते हैं और बोलेंगे डेल्टा एक्स क्या जीरो है, ये जीरो है, इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर, इसको सम पॉजिटिव बोल देंगे, सम पॉजिटिव नंबर बोल दिए। तो डेल्टा पी यानी मोमेंटम एरर कितना निकल के आ जाएगा, तो जीरो से डिवाइड कर, तो जीरो से डिवाइड कर तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी से बड़ा हो जाएगा। यानी अगर पोजीशन में एरर जीरो बताओगे आप तो मोमेंटम एरर कितना निकल के आ जाएगा, चलो तो मोमेंटम का एरर आ जाएगा मोर देन इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। आप इतना बड़ा गलती कैसे करोगे, किसी को चीज को मेजर करने में इन्फिनिटी का एरर करोगे क्या, नहीं पॉसिबल है। आप मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट में क्या एरर होगा, तो कुछ डेसिमल का एरर करोगे। आपके पास इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स है कि आपका एरर बहुत कम होगा। अब हम क्या बोले कि अगर आप अगर क्लेम कर रहे हो कि पोजीशन का एरर अगर नहीं है तो मोमेंटम का एरर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या कंक्लूड करेंगे हम, इम्पॉसिबल, इसका मतलब क्या करेंगे कि जो आप क्लेम कर रहे हो, आप जो क्लेम कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल ऑर्बिट में घूम रहा है या सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, स्फेरिकल या बोलो या सॉरी स्फेरिकल से बेटर हम वर्ड यूज कर लेते हैं, इसको आप सर्कुलर कर दो यार, सर्कुलर कर लो, सर्कुलर बेटर रहेगा। आप लोग बुक्स में सर्कुलर रखा रहता है ना, तो सर्कुलर कर देते हैं, ठीक है सर। तो आप जो क्लेम करो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, वो क्लेम क्या होगा, वो क्लेम वैलिड नहीं होगा। यानी आपका जो बोलते हैं स्फेरिकल मूव सॉरी सर्कुलर मूव कर रहा है, वो क्लेम वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सेकंड रीजन हुआ, यानी इसका शेप कैसा होगा, क्लाउड के फॉर्म होगा, और एक कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं कहाँ होगा हमको भी नहीं पता, कहाँ होगा हमको भी नहीं पता है। जब हमको खुद नहीं पता है कि कहाँ है तो हम कैसे बता देंगे रेडियस क्या होगा, हम कैसे बोल सकते हैं कि रेडियस क्या होगा। तो सेकंड रीजन है जिसके कारण आप नहीं बोल पाओगे कि आप किसी भी आइसोलेटेड एटम का साइज को आप मेजर कर पाओगे, ठीक। थर्ड एंड लास्ट रीजन है, ठीक है, कि हम क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं। तो लास्ट रीजन आपके पास क्या मैं दिया हूं, जो इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक प्रोबेबिलिटी होता है, आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक चांस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो जीरो होता है एट इन्फिनिटी पे। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी भी एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हम बोल रहे हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है जीरो होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन कब नहीं अवेलेबल होगा, एट आर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाके वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास मान लेते हैं कुछ
कोई एटम है, ठीक है, तो कोई एटम है, तो एटम आप इसको ड्रॉ कर लिए, तो आप आउटर मोस्ट से क्या दिखाते हो, इलेक्ट्रॉन दिखाते हो। बोला क्या गया है कि इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे जाके जीरो होगा, तो क्लाउड जीरो होगा। आर जब इनफाइनाइट होगा तब क्लाउड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, क्लाउड यहाँ भी हो सकता 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 है। इसका मतलब आप जिस जगह बैठे हो वहां पे जो आपका टेबल या बेंच के पास जो एटम होगा उसका क्लाउड आप बहुत दूर तक जा सकता है। दूर तक कहाँ, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हर जगह पहुंच सकता है तो आप रेडियस किसको बोलोगे, आप रेडियस इसको बोलोगे, किसको बोलोगे, किसको बोलोगे, किसको बोलोगे। ये सारा चैलेंजेस था, ये सारा चैलेंजेस था कि हम किसी भी सिंगल एटम यानी आइसोलेटेड एटम का रेडियस मेजर नहीं कर सकते, रेडियस मेजर नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन हमको अब तो रेडियस मेजर करना था, रेडियस हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमको फिर भी एटम का रेडियस मेजर करना हो तो क्या उपाय किया जाएगा, तो क्या उपाय किया जाएगा, ध्यान दे। उपाय कुछ किया गया है, उपाय क्या किया गया है, तो अगर फिर भी आपको रेडियस मेजर करना है तो उपाय क्या किया गया है, तो रेडियस को पहले 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, रेडियस को पहले 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी क्या क्या है चलो, तो रेडियस 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्या क्या है। एक होता है मेटालिक रेडियस, एक होता है मेटालिक रेडियस, ठीक। मेटालिक रेडियस, एक होता है कोवेलेंट रेडियस, और एक होता है वैंडरवाल 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 रेडियस, ठीक है, वैंडरवाल। तो ध्यान देना मेटालिक रेडियस किसके में होता है, तो ये मेटल्स में इसको निकालते हैं। तो मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस डिफाइन किया गया, मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस डिफाइन किया गया है। तो कब डिफाइन किया गया है, तो ध्यान देना जब मेटल फॉर्म करेगा क्लोज पैकिंग, पैकिंग का मतलब समझ। मेटल का आइटम क्या होता है, मेटल का आइटम बहुत क्लोजली पैक होता है। मेटल का आइटम क्या होता है, आपस में टच करता है। तो टच करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, टच तो ऐसे भी कर सकता है, टच ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, टच आपका ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का टच को नहीं बोला गया, इस तरह टच को तो हम बोलते हैं कि इस तरह का टच हो रहा है, तो यहाँ टच हो रहा है। एक और टच ऐसा हो सकता है, तो सबसे जो क्लोजली पैक होगा ना, सबसे जो क्लोजली पैक होगा जहां पे स्पेस मिनिमम बचेगा, तो आपको दिख रहा होगा तीन तीन टाइप का पैकिंग में सबसे क्लोजली पैक कौन सा दिख रहा है, तो सबसे क्लोजली पैक ये दिख रहा है। तो सबसे क्लोजली पैक होता है उसको इसको बोल सकते हैं, यानी जब मिनिमम गैप हो एटम्स के बीच में, क्या हो मिनिमम गैप हो, उसको बोला गया, ठीक है। तो क्लोजली पैक के लिए एक वर्ड होता है केमिस्ट्री में सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट जब चैप्टर कवर करेंगे तो उसको पढ़ाया जाएगा आपको, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। या इसको कभी कभी बोला गया एससीपी, एससीपी का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। अब इस तो हम बोले कि आपका ए पैकिंग का बात नहीं कर रहे हैं, इस पैकिंग का बात नहीं कर रहे हैं, इस पैकिंग का बात कर रहे हैं। जब एटम क्लोजली पैक होगा मेटल्स का, उस कंडीशन में दो एटम, ठीक है, तो दो एटम के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस होगा। तो ध्यान देना एटम का न्यूक्लियस को पता करना आसान काम होता है, तो एटम का न्यूक्लियस आप पता कर सकते हो क्योंकि एटम का न्यूक्लियस काफी डेंस होता है, उसको लोकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस देखो, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेरिएबल है ना, लेकिन न्यूक्लियस का पोजीशन तो फिक्स है, न्यूक्लियस तो सेंटर पे होगा, तो न्यूक्लियस का पोजीशन मेजर करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का पोजीशन न्यूक्लियस को देख लेंगे, ठीक, और दोनों का सेंटर टू सेंटर, दोनों एटम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाएगा, और मेजर करके उसको हाफ कर ले, ठीक, उसमें मेजर करके हाफ कर लेना है। तो हाफ जब करेगा, ये जो इस बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को बोला गया रेडियस मेटालिक, ठीक है। तो दोनों का सेंटर डिस्टेंस का आधा का हाफ पार्ट को बोलते हैं हम लोग मेटालिक रेडियस, क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस। तो इस तरीके से मेटालिक रेडियस डिफाइन किया गया था, इस तरीके से मेटालिक रेडियस डिफाइन किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस किसको बोला गया है, कोवेलेंट रेडियस किसको बोला गया है, तो ध्यान देना कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं किसके लिए, हम डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करते हैं नॉन मेटल्स के लिए। डिफाइन किसके लिए बच्चे लोग, डिफाइन किया गया है नॉन मेटल्स के लिए। इसमें जो डिफाइन किया गया था तो इसमें कुछ कंडीशन बोला गया था। कंडीशन क्या बोला गया था कि आपका नॉन मेटल जो होगा वो बनाना चाहिए डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्या बनाना चाहिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करना चाहिए, ठीक।
तो आपका कोवेलेंट रेडियस मेजरमेंट करेंगे तो आपका जो जिस नॉन मेटल का आप मेजरमेंट करना चाहते हो वो डायटोमिक होना, वो मॉलिक्यूल बनाना चाहिए डायटोमिक, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल को फॉर्म करना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, दोनों होमोन्यूक्लियर, मतलब दोनों एटम सेम होना चाहिए, दोनों एटम सेम होना चाहिए, बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि कोवेलेंट रेडियस को मेजरमेंट करने के लिए आपका जो मॉलिक्यूल है वो ए इस टाइप का होना चाहिए, यानी दोनों एटम सेम होना चाहिए, और दोनों एटम के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसको लोगे, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको नहीं लेना है, उस केस में उसको नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखो O2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस टाइप के मॉलिक्यूल को आपको नहीं लेना है, इस टाइप के मॉलिक्यूल को नहीं लेना है। ठीक, तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ए टाइप का लेना है, ए टाइप का, ए टाइप में क्या क्या पॉसिबल होगा, चलो F2 Cl2 Br2 I2 हाइड्रोजन, इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा। इस तरह का जब इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा आपका एलिमेंट, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, एक ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा, तो उस ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो उस केस में दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, उस केस में दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा का क्या कर, आधा कर ले, आधा कर ले, या जो आधा होगा, ये जो आधा डिस्टेंस है उसको बोला गया है रेडियस कोवेलेंट, इसको बोला गया है रेडियस कोवेलेंट। तो अब जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का रेडियस निकालना हो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों का एच एटम का सेंट्रल डिस्टेंस पता कर लेंगे, उसका आधा कर लेंगे। अगर I2 Br2 Cl2 को पता करना तो इस तरह से करके हम I का Br का, अगर हमको देखो H2, अगर हाइड्रोजन का रेडियस पता करना है तो हम H2 मॉलिक्यूल को चूज करेंगे, अगर हमको I का रेडियस पता करना तो I2 मॉलिक्यूल को चूज करेंगे। ठीक है, अगर हमको Br का पता करना तो हम Br2 मॉलिक्यूल को चूज करेंगे। सिमिलरली Cl के लिए Cl2 मॉलिक्यूल लेंगे और F के लिए F2 मॉलिक्यूल लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर आपको ऑक्सीजन का पता करना तो कैसे काम करोगे, आपको ऑक्सीजन का पता करना तो कैसे काम करोगे, तो आप O2 नहीं ले सकते हो। अगर आपको रेडियस मेजर करना है ऑक्सीजन का तो उसके इसमें O2 मॉलिक्यूल चूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल में क्या डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो हम क्या डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि आपका जो एटम होना चाहिए, एटम क्या होना चाहिए, चलो एटम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, तो ये तो डबल बॉन्डेड है। सिमिलरली अगर आपको एन का रेडियस चाहिए, एन का रेडियस के लिए आप N2 को चूज नहीं करोगे, N2 को चूज नहीं करना क्योंकि N में क्या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो अगर मान लेते हैं कि फिर भी हमको, अगर हमको O का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि आप O का पता ही करना चाहते हो तो उसके इसमें आप ऐसा सोचो ना कि आप एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे O और O सिंगल बॉन्डेड है और यहाँ पे कुछ एटम लगा हुआ, वही एटम यहाँ लगा हुआ है, सेम एटम। इस केस में देखोगे, इस केस में ध्यान देना, तो यहाँ जो O और O दिख रहा है आपको, ठीक, इस केस में O और O का ओवरलैपिंग सिंगल बॉन्ड्स बना हुआ है। इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप चूज कर सकते हो, जैसे एग्जांपल होगा H2O2, H2O2 मॉलिक्यूल में जो O और O का डिस्टेंस है उसका आधा को आप बोल सकते हो क्या, O का रेडियस आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों साइड पोजीशन सिमिलर सिमिलर है, और इस केस में क्या है, O और O सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे जो इसका आधा डिस्टेंस होगा उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप O का रेडियस बोल सकते हो। ठीक ठीक है, सिमिलरली अगर हमको N का पता करना हो तो मैं ऐसा मॉलिक्यूल हम चूज कर सकते हैं, मे बी N सिंगल बॉन्डेड है और बाकी जो दोनों का सराउंडिंग है वो सेम होना चाहिए, तो सराउंडिंग का इफेक्ट कैंसिल कर गया, सराउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, और आपका नेट क्या बचेगा, नेट क्या बचेगा, बस एन का ओवरलैपिंग बचेगा। यहाँ पे एन का ओवरलैपिंग का जो हाफ डिस्टेंस होगा, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का जो आधा होगा उसको आप बोलोगे क्या, उसको बोलोगे आप कोवेलेंट, क्या, सॉरी हाँ कोवेलेंट रेडियस बोलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का रेडियस निकाल सकते हैं, यानी सॉरी नॉन मेटल्स का रेडियस आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बचा, चलो लास्ट क्या बचा, लास्ट होता है वैन डेर वाल्स रेडियस, लास्ट होता है चलो वैन डेर वाल्स रेडियस। और ध्यान देना, जब बात करते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस का, जब बात करते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस का, तो ध्यान देना, जब वैन डेर वाल्स रेडियस जब बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली निकाला जाता है नोबल गैसेस के लिए, बेसिकली इसको निकालते हैं हम लोग नोबल गैसेस के लिए। तो बेसिकली वैन डेर वाल्स रेडियस डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, नोबल गैसेस के लिए। क्यों, कि नोबल गैस ना ही टच करता है ना ही ओवरलैप करता है। मेटालिक मेटल्स क्या करता है, आपस में टच करता है, नॉन मेटल क्या करता है, ओवरलैप करता है, और नोबल गैस क्या करता है, ना ही टच करता है नहीं ओवरलैप करता है। और आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, तो ध्यान देना, अगर बात करते हैं नोबल गैसेस में कौन सा फोर्स ऑपरेट करता है, तो आप पढ़ चुके होंगे
कि नोबल गैसेस में नोबल गैस का अगर हम बात करते हैं तो नोबल गैस में कौन सा फोर्स होता है? तो वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। और वैन डेर वाल्स फोर्स में भी कौन सा फोर्स होता है बच्चा लोग? वैन डेर वाल्स का वीकेस्ट फोर्स होता है। कौन सा वीकेस्ट फोर्स होता है वैन डेर वाल्स का? वीकेस्ट फोर्स का अगर हम नाम बोलेंगे तो नाम क्या होता है उसका? या तो बोलोगे उसको डिस्पर्शन फोर्स, या क्या बोलेंगे चलो उसको बोलेंगे हम लोग लंदन फोर्स। क्या बोलेंगे चलो? लंदन फोर्स। ठीक। अब ध्यान देना कि अगर आपका नोबल गैस का पार्टिकल्स है तो देखो ये नोबल गैस का पार्टिकल, हम दो पार्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं। अब इन दोनों पार्टिकल्स में क्या है कि इसमें कौन सा फोर्स? लंदन फोर्स है। ये फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, इतना वीक होता है कि इसको पास लाने में कैपेबल नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि जब जब नोबल गैसेस को बात करोगे तो इसमें चूंकि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑपरेट कर रहा है, तो मैक्सिमम जब पास पहुंचेगा तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम क्लोज इतना पॉसिबल है दोनों के बीच में, इसका मैक्सिमम क्लोजिंग अप्रोच हो सकता है। मैक्सिमम क्लोजिंग अप्रोच, अगर ये मैक्सिमम क्लोजिंग अप्रोच अगर हम ये बात करें अप्रोच से, तो ध्यान देना इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम क्लोज हो सकता है, ये कभी टच नहीं कर पाएगा आपस में, और नहीं ये क्या होता है ओवरलैप कर पाएगा। ठीक। मैक्सिमम क्लोज इतना हो सकता है, तो जब मैक्सिमम क्लोज होगा उस पॉइंट पे दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करना है और उसका आधा कर लेना है, उसका हाफ कर लेना है। ठीक। तो हाफ कर लोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका रेडियस वैन डेर वाल्स, ये होगा रेडियस वैन डेर वाल्स। ठीक है, तो ये होता है। तो बाय डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है। उसको ध्यान देना कि आपका वैन डेर वाल्स रेडियस हो गया। और बात करते हैं मेटालिक रेडियस, अगर बात कर रहे हैं तो मेटालिक रेडियस कैसा होता है? इसको बोलते हैं जब एटम टच करता है उस टाइम में दोनों का डिस्टेंस का आधा करते हैं। तो इसको हम बोले थे क्या? ये होता है आपका रेडियस मेटालिक, ये होता है रेडियस मेटालिक। और एक कोवेलेंट रेडियस किसको बोला गया? जब आपका एटम क्या होता है? चलो, जब एटम क्या होता है ओवरलैप करता है, तो उस टाइम में दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा कर लेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि अगर किसी एटम का तुम तीनों मेजरमेंट करो, किसी एटम का तुम तीनों रेडियस को मेजर करो, उसी का तुम वैन डेर वाल्स मेजर करो, उसी का तुम मेटालिक रेडियस मेजर करो, और उसी के लिए तुम कोवेलेंट रेडियस मेजर करोगे। ठीक है, तो उसके उसमें बाय डिफॉल्ट दिखेगा कि सबसे छोटा कौन होगा? तो उसके सबसे छोटा को दिखेगा कि जो कोवेलेंट रेडियस है सबसे छोटा है, उसके बाद क्या होगा? मेटालिक होगा। और सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा? वैन डेर वाल्स रेडियस। क्या होगा? वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होगा। यानी जो वैन डेर वाल्स रेडियस है, जो वैन डेर वाल्स रेडियस होता है बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन लार्ज होता है। बाय डेफिनेशन लार्ज होता है। बाय डेफिनेशन क्या होगा? ये लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? किसी भी एलिमेंट का वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है? बाय डेफिनेशन क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। कभी कभी पॉइंट आता है कि हमको मॉलिक्यूल का वैन डेर वाल्स रेडियस पता करना है। हाउ टू मेजर वैन डेर वाल्स रेडियस? ठीक है, किसके लिए? चलो, तो एटम अपार्ट फ्रॉम नोबल गैसेस, अपार्ट फ्रॉम नोबल गैस। तो उसका एग्जांपल दे रहे हैं आपके लिए हम। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमको हाइड्रोजन का वैन डेर वाल्स रेडियस पता करना है, हमको पता है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म होता है? चलो, हमको पता है कि हाइड्रोजन होता है H2 के फॉर्म में। किसके होता है? H2 के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? चलो, H2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, H2 का फॉर्म अगर होगा, हाइड्रोजन के पास H2 के फॉर्म में है, यानी HH मॉलिक्यूल ऐसा होगा बॉन्डेड। तो अगर हमको हाइड्रोजन का वैन डेर वाल्स रेडियस पता करें तो हम क्या करेंगे? दो मॉलिक्यूल को चूज करेंगे। और दोनों के, अब चूंकि हाइड्रोजन क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल को चूज करो। एक मॉलिक्यूल यहाँ है और इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। तो इस केस में आपको वैन डेर, अगर देखो, अगर आपको कोवेलेंट रेडियस पता करना है तो हम इस आधा डिस्टेंस को बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, इसको बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। अगर वो वैन डेर वाल्स पता करना, तो वैन डेर वाल्स पता करने के क्या करोगे आप इस मॉलिक्यूल का एटम चूज करना और इस मॉलिक्यूल का एटम चूज करना। ठीक है,
जब मैक्सिमम पास आ सकता है उस टाइम पे, और उस पॉइंट पे दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा कर लेना, ठीक। इसका आधा कर लोगे आप, इसको हाफ कर लेना, इसको हाफ कर लो, ये इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का वैन रेडियस, ठीक है। इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म करता है उसका ही वैन रेडियस हम इस तरह से पता कर सकते हैं। तो कुछ अप्रोचेज है, इसको ज्यादा डीप में मतलब इसमें इतना काफी है, इतना अंडरस्टैंडिंग आपको मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, कि चीजें होती क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझने के लिए आपको चीज इतना समझना था, ठीक है।